खोजो 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 It's an amazing festival. It connects people from different parts of the country. Everyone should come here and enjoy. खोजो 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 I think this is one of the opportunity for youngsters, for the children from the country who are in Delhi. खोजो खोजो नमस्ते और जी अर्थ के ये अगले सेशन में आपका स्वागत है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके साथ ये सेशन कर रहे हैं आज, जो है साइंस फ्रॉम इंडिया। हम देखेंगे इस सेशन में कि विज्ञान इंडिया में, विज्ञान का स्थान भारत में, इसका स्थान क्या रहा है और ये कैसे सारे देश भर में फैला और सारे देश भर में भारत के लिए एक इतना अच्छा सा नाम कैसे कमाया ये विज्ञान ने। तो हम इस कैप्सूल या फिर इस टॉक के अंदर जाएंगे थोड़ी देर के लिए एंड थोड़ा इसका हम शेयर करेंगे स्क्रीन। हमारे पास काफी एनिमेशन है जो आपको दिखाना चाहते हैं हम। ओके, तो वी गो इनटू साइंस एंड जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम इसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान अलग और विज्ञान अलग कहते हैं। ये क्योंकि विज्ञान, ये वी जो पहले वो प्रीफिक्स लगता है, ये दिखाता है कि ये एक स्पेसिफिक स्पेशल ज्ञान है, स्पेशल तरीके का ज्ञान है, विशेष विशेष आता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का ज्ञान है और एक दृष्टिकोण भी है। And we will see why we call it as Drishtikon as well. But before that, there is this impression that science started only in Europe. Europe से विज्ञान भारत में आया और ये हम सब हम जैसे पलते आए हैं, यही आइडिया के साथ हमें यही आइडिया हमें सिखाया गया है कि विदेश से साइंस इंडिया में आया है। लेकिन अभी it is becoming more clear that scientific country right from Vedic times to right till as of today. क्योंकि हम हमारे पुस्तक में देखेंगे तो ये हमारे नजर में आते हैं कि जब लोग अंग्रेजी या यूरोपियन लोग भारत आए थे, उनके साथ विज्ञान भी वो लोग लेकर आए थे। ये तो बहुत गलत फहमी है। और जब लोग साइंस के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर यूरोप को छोड़ के, यूरोप के बाद वो अरब देश तक आते हैं और बोलते हैं कि अरब लोग के पास साइंस था। लेकिन इंडिया या चाइना के बारे में, ट्रेड के बारे में बात करते हैं, स्पाइसेस या सिल्क, लेकिन इंडिया के साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में उतना बातचीत नहीं होता है इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हाट वी कॉल साइंस इन इंडिया, साइंस को क्या बोलते हैं हम? एक विज्ञान के अलावा एक शब्द देते हैं साइंटिफिक वर्क, साइंटिफिक ट्रीटाइज जो है ना, उसको हम तो शास्त्र बोलते हैं। ये तो संस्कृत शब्द है शास्त्र। एंड अभी ये कैसे आया, मतलब ये शास्त्र का अर्थ ये है जो हमें इक्विप करता है, जो हमें शस्त्र बनाता है कुछ चीज करने के लिए, कुछ चीज समझने के लिए। तो इसीलिए ये विज्ञान के टेक्स्ट को शास्त्र भी कहा जाता है। एंड वराह मिहिरा के बृहद संहिता में इन्होंने साइंस के बारे में बहुत अच्छी से विस्तृत रूप में लिखा है कि साइंस को कैसे हम समझ सकते हैं। And he calls शास्त्रम a process with a scientific rational basis. क्या होता है? अभी तक when we say शास्त्रम, what we mean is it's old, पुराना, उनका अर्थ अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन शास्त्र के अर्थ 50 साल 80 साल पहले कुछ और था। And the same Varaha Mihira
who probably lived about 1500 years ago. He wrote Brihat Samhita. The word Samhita is obviously manual text treatise. Brihat means big, Brihad, big. So it is a compendium. It's an encyclopedia. सब चीज उसमें इकट्ठा है बृहद संहिता में. उसमें वो प्रारंभ करने के समय वो विज्ञान के बारे में लिखता है. हम उसका अंग्रेजी में बताएंगे अभी. A body of knowledge that has grown, is growing, will grow. It progressively affects man's life. इसमें हमें दो चीज मन में आता है कि एक विज्ञान बढ़ते ही रहता है, बढ़ेगा, और दूसरी बात मनुष्य को उसको it keeps on affecting man in everyday life. मनुष्य के जीवन पर असर करता है. So these are two aspects that we see very clearly here. So this is a statement he's made of science. It was valid 1500 years back in Varaha Mihira's time when he wrote this. It is valid even today. So across time the statement is so valid, we can see here. And interestingly we'll see there's a Hindi में कहावत है और सब भाषा में कहावत है. In English we call it saying, English sayings. Like this, there's a saying in Chinese also. Let us see what the Chinese saying is. Obviously, I'm not going to say a full Chinese saying. It's the meaning of it. They speak about 5 kings of the world. This is Chinese view. One, they speak about the kings from China. And what do they say? They call the king of humans. मनुष्य के राजा. चीन के दृष्टि में इस विश्व में पांच राजा थे उनके ये प्रॉवर्ब में, कहावत में. एक है चीन के राजा जो मनुष्य के राजा हैं, क्योंकि वे लोगों से काम करवा सकते हैं, उनका एक अथॉरिटी से वो काम चलाते हैं. So people are obedient to them, to the authority of the king. दूसरा राजा था ये विश्व का, वो ये तुर्क का राजा, तुर्की. और इनको शेरों के राजा कहते थे, क्योंकि इतने वो ferocious और courageous थे, तो इनको शेरों के राजा. और पर्शिया, फारसी इनको राजाओं के राजा कहते थे, क्योंकि उनके पास इतना वेल्थ, शान बान, इतने अच्छे लैंड्स, जो खेते और फसल, ये सब. और तो इनके लिए, क्योंकि चीना वही पर्शियन रूट से ही वो सिल्क रूट का पार्ट था, तो पर्शियन लोगों को. और उस समय चीना के लिए फारसी इस दुनिया के सेंटर में था, क्योंकि वेस्ट में टर्की था, उसके बाद ग्रीस था, सबको रोम था, और यहाँ साउथ में भारत था ना, इसीलिए पर्शिया सेंटर में था उनके लिए उस समय का. यानी कि इटली के राजाओं को किंग ऑफ मेन बोलते थे, क्योंकि इतने सुंदर थे और इतने रोबस्ट और शक्तिशील थे, तो सुंदरवान थे, तो किंग ऑफ मेन, ब्यूटीफुल फेस उनके लिए कहते थे. और जब वो भारत के बारे में 5th बात करते थे कि किंग ऑफ विजडम, हर राजा ज्ञानी थे, क्योंकि यहाँ के लोग ज्ञानी थे. यहाँ के लोग फर्स्ट नेशन टू कल्टिवेट साइंस एंड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज. सो चीन के लोग उस समय भारत देश के राजा और प्रजा को वैज्ञानिक लोग के नाते देख रहे थे. उनका दृष्टिकोण भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे थे. कितना उचित है वो. Now let us go from the Chinese proverb to Arabia. This is a statement in Basra. Basra is now in Iraq. Baghdad के दक्षिण में है. This is about 1200 years back. There was a big philosopher, scientist of the Farsi Rajya. उनका नाम था Al-Jahiz. He writes a long statement about India, its maths, astronomy, science, medicine, everything. She'll read that. I'll just read out, और अंग्रेजी में पढ़ के जहाँ हो सकता है मैं हिंदी में अनुवाद करती हूँ. As to the Indians, we find them at the first place in astronomy, mathematics. They notably possess the Indian numerals and medicine. मतलब astronomy, mathematics और medicine के लिए बहुत मशहूर थे. And as for the latter, they are the ones to own its secrets, and owing to it, they practice wonderful treatments.
तो दवाई के लिए इतने सीक्रेट मेडिसिन थे और इसलिए उनका जीवन भी इतना लंबा था. They are able to cut statues, carve painted figures. चित्र. They have the game of chess, which is the noblest game, and शतरंज and demands high sense of organization and intelligence. They have admirable music and the kankala. Kankala एक one string instrument था जो एक तरह जैसा एक instrument, and which replaces all the strings of the lute and the cymbal. They know various dances, magic, fumigations. Fumigation यानी कि ऐसे धुआं जो लगाते हैं, जो हम कहते हैं ना अगरबत्ती सांब्रानी जैसा. They have a script which can represent the sound of all the languages as well as various स्क्रिप्ट numerals. यानी लिपि. जो लिपि है ना उस लिपि में सारा शब्द आती थी स्वयं. They have much poetry, long discourses, deep knowledge of philosophy. कविता, तर्क और ज्ञान, गहरी ज्ञान. It is from them that the book of Kalilava Dimna comes. ये कलिलावा दिमना ये है एक्चुअली पंचतंत्रा, और जो यहाँ से वहां जाकर कलिलावा दिमना वो कैरेक्टर्स के नाम बन गए वहां पर. उनका अरबिक नाम है पंचतंत्र का. They are clever and brave. बुद्धिमान है, शक्तिशाली है. And have more qualities than those of the Chinese. वो चीन लोगों से भी बेहतर गुण है इनके पास. They have beauty, charm and temperateness. सौंदर्यता और सौंदर्य और टेम्परेटनेस यानी ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं. सब में एक मिडिल पाथ बीच में उनका गुण है. जैसा बुद्धा को होता है ना मिडिल पाथ वैसा. Their women became proverbial. So And उनके स्त्री के बारे में भी अच्छे चीज कहते हैं. It is in India that astronomical calculations originated and later were taken by other nations. So ज्योतिष का जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ना सब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पैदा हुआ और बाकी देश में यहाँ से फैला. When Adam came down to form paradise, he went to their country. जब आदम स्वर्ग से यहाँ आया, भूलोक आया, वो पहला भारत आया यहाँ स्वर्ग बनने के लिए. भारत को उन्होंने स्वर्ग बनाया और यहाँ से बाकी लोग बाकी देश के लिए आदम भी यहाँ से चले. कितना सुंदर चीज कह रहे हैं ये अल-जहीज 1200 साल पहले भारत देश के बारे में कि यहाँ सब तरह की वैज्ञानिकता है इस देश में. कला भी है, कलाचार भी है और विज्ञान सब के बारे में एक ही देश में सब कुछ है. और उसके बाद और एक आया 868, ये भी ऐसे ही कहते हैं, काफी लंबा है. और कहते हैं ज्योतिष और हिसाब भी स्क्रिप्ट से ही आया और वैसे ही कहते हैं सब लोग. और उसके बाद है याकूबी. ये भी 50 साल के बाद है. इजिप्ट नाइल नदी के किनारे से आए, नील रिवर के पास. The Indians are men of science and thought. They surpass all other people in every science. Their judgment on astronomical problems is the best. In the science of medicine, their ideas are highly advanced. And a large number of other books which are too many to be mentioned. कि कह रहे कि इतना किताब है हमारे पास विज्ञान में कि ये गिनना भी बहुत मुश्किल है, इतना है वो कह रहे हैं. और हम अभी देखेंगे अंदलूसी यानी एक जगह है, वो अरब में नहीं है, वो स्पेन में है. अंदलूसी एक प्रांत है, एक शहर भी है, एक प्रांत भी अंदलूस. इसलिए अभी अंदलूस का एक प्लेन भी अंदलूस प्लेन्स भी है. अभी ये 1200 साल पहला वहां अरबिक स्कॉलर था लेकिन स्पेन में था, क्योंकि हम जानना उचित है कि उस समय स्पेन भी अरब देश के एक भाग था, एक हिस्सा था. उस समय उन्होंने भारत के बारे में लिखा और वो कहते हैं कि साइंस को वो ट्रीटमेंट ऑफ उलूम कहते हैं, साइंस को विज्ञान को उस समय अरबिक भाषा में वो उलूम कहते हैं कि ये उलूम दुनिया में पहला देश जो उलूम को कल्टीवेट किया, उसको समझा, ये है भारत, इंडिया. एंड पावरफुल नेशन, लार्ज पॉपुलेशन. उस समय भी हमारा भीड़ बहुत ज्यादा था और रिच किंगडम, बहुत शान का
उनके पास खजाना नहीं था, ज्यादा था, और उस समय इंडिया वाज विजडम ऑफ हिज पीपल, तो ज्ञानी थे, और सिर्फ 10 साल 20 साल के लिए कई सेंचुरीज का ज्ञानी थे वो लोग। कई शताब्दियों के लिए ये लोग ज्ञान को, ये लोग ने काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किया और इसको संभाला, इसका इन्होंने उपयोग भी किया, और इनको चीन लोग और बाकी लोग इनको विजडम, ज्ञान के राजा मानते हैं, क्योंकि ये लोग साइंस को इन्होंने अच्छी तरह से संभाला और साइंस को इन्होंने कल्टीवेट किया, एडवांस भी किया साइंस में, इसीलिए ये लोग ज्ञानी कहलाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन अलोन, बट मेनली बिकॉज ऑफ साइंस, साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए। लुक एट दिस पॉइंट, किंगडम, सी दिस साइद अल अंदलूसी who lived in Spain, he calls Indian king a king of wisdom. Across the continent, across the land, in Eastern Europe, I mean Eastern Asia, in China, they again call the king of India as king of wisdom. So look at that, the whole stretch of Europe and Asia looked at Bharat, the king and the people, as people of wisdom, people of science. Isn't it beautiful? For look across 1,000 years. Now let's come down to Einstein, who lived about 100 years back. Let's see what he says. I have made the Gita and the Sanskrit literature the main source of my inspiration and guidance for the purpose of scientific investigation and formation of my theories. तो आइंस्टाइन भी 1930s में ये कह रहे हैं कि गीता और भगवत गीता और संस्कृत के लिटरेचर से ही उन्हें काफी कुछ इंस्पिरेशन मिला, गाइडेंस मिला उनके काम करने के लिए। No, see, if you go back, you see that it's actually for a clear period of starting from 600 CE to 1930s, 1940s, for almost for 1,400 years. It's a continuous flow of the Indian thought being held with respect पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में। और भारत में ऐसे साइंटिस्ट को पुराने जमाने में इनका क्या नाम था? हम इनको 3 नाम से बुलाते थे। एक थे अश्विनव बोलते थे, वेदा में भी उनको अश्विनव कहा जाता है। ये अश्विनव क्यों कहा जाता है? अश्विन मतलब जुड़वे का अर्थ होता है। अश्विन जुड़वे के लिए एक ट्विनिंग स्टैंड फॉर as a symbol for twins or twinning. Twinning मतलब क्या है? 2 चीज को ऐसे जो तुलने में एक बड़ा छोटा कभी ऐसे होता रहता है और साथ में काम करता है। तो जैसे 2 पैर, एक चलता है तो दूसरा भी साथ साथ चलता ही रहता है और दोनों इक्वल स्टेप्स लेते जाते हैं तो ही तो आगे बढ़ते हैं। तो अश्विन इसमें मतलब साइंस को 2 दृष्टिकोण से देखना है। एक है साइंस से इसको देख के आगे चलना है, तो इसीलिए इनको अश्विनव बोला जाता है। और फिर थे ऋषि, जो उनको दृष्टा भी कहते हैं। दृष्टा यानी कि जिन्होंने नेचर में, सृष्टि में, प्रपंच को, जो प्रिंसिपल्स है, प्रकृति, जो एक्चुअल रियलिटी, जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो देख पाते थे। और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉस्मिक प्रिंसिपल्स। ये उनको आसानी से दिखता था, दृष्टि में दिखाई देता था, इंटरैक्ट विद नेचर। और इसको उन्होंने वेदों के रूप में दे हैड रिटन इट। और ऋषि भी है, फिर उसके बाद महर्षि है। महर्षि ये देख भी सकते थे और उस नॉलेज को वो अप्लाई भी कर सकते थे रोज के डेली लिविंग में, और कुछ व्हाटएवर प्रैक्टिकल यूज में वो अप्लाई भी कर सकते थे। जैसे कि साइंटिस्ट है और टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। साइंस है इसको ढूंढना और उसको समझना, और टेक्नोलॉजी क्या होता है? जो समझ आई है उसको अप्लाई करके प्रैक्टिकल यूज, उसके लिए उपयोग ढूंढना और उपयोग करने का तरीका भी ढूंढना, वो है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो तंत्र, सो ये महर्षि वो है जो अप्लाई भी करते थे। तो ये ऐसे 3 क्लासिफिकेशंस हैं और कई सारे ऋषि, और इन्होंने कई टॉपिक सब्जेक्ट्स में काम किया है, जैसे भारद्वाज। ये भारत देश का एक
अमोल चीज है कि सबसे पुराने समय से हमारे पास एक ऋषि के बाद एक ऋषि के बाद एक ऋषि के बाद एक आके अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दिया है कि देखो योगा में, आर्किटेक्चर में, मैथमेटिक्स में, सर्जरी में, फिजिशियन, एटॉमिक साइंस, कनाडा, धन्वंतरी, हर सब्जेक्ट में, सालिहोत्रा फॉर हॉर्स वेटनरी साइंस, इक्वाइन, सो सब सब्जेक्ट में दिया और है। ये ऐसे ऋषि मतलब एक के बाद एक, यानी कि एक व्यक्ति तो नहीं थे, अगर भारद्वाज बोलते हैं तो वो एक पूरा स्कूल था। तो एक स्कूल जो है, अनेक ऋषि, एक के बाद एक ऋषि, सबको भारद्वाज कहते थे वो लोग। सो इट्स अ लाइन ऑफ मेनी ऋषिज. So if you look at, and then that's ancient times. Then you come to medieval times. Again, you have so much of them. This is Aryabhatta, Bhaskaracharya, Varahamihira, Nagarjuna, Vagabhatta, every field, each one. So we had in ancient times, we have in medieval times. Then you come to, it's not limited only to those of the past. Even now, recently, in the 20th century, 19th century, 20th century, 21st century, we had a series of scholars who are all in their own way scientists. They were all rishis in their own way. Continuous, we have had a flow. Homi Baba, Vikram Sarabhai, C.V. Raman, K.S. Krishnan, J.C. Bose, mathematics, Ramanujam, whose centenary we celebrated 2 days back. Continuous flow. So this land has been very popular, very lucky like that to have not just one. Every generation has given us continuous flow of scientists. Let us look one particular aspect in this particular science. This is as far as approach is concerned. Let's look at Sir Isaac Newton, who gave us about gravity. Okay, this is this interaction he has had in 1684 with Halley. Because you got to know about Halley's comet. So Isaac Newton and Halley had a comet. They had about how these papers about the ellipse, it's all moves. And that's when it's like saying that he said, I lost the paper. So it's like saying I found something great, but I don't know where the formula is. But what happened is, let's look at what he did. This interaction between the two of them made Sir Isaac Newton redo all his calculations and then come up with a paper, a full document about his full research, because of which only we know him today as Isaac Newton. What is he wrote? He wrote something called Philosophy Natural Principia Mathematica. Look at the name. So even though he wrote about science, this is the basis of modern European English science, but he called it philosophy. That is, what comes out in this clear is there is a nice connect between philosophy and science, spirituality and science. So mathematics, it's all intertwined. So only now that we unfortunately have look at science separately, math separately, and then spirituality separately. Whereas even here, 300, 400 years back, when Sir Isaac Newton came up, he came up with the one composite thing of both philosophy, naturalist, that's natural, principia, the main thing of mathematica. This is where he speaks about all his research in this. Let us look at a similar aspect. And this is the main book that he wrote. And he wrote it with a lot of detailing, so people could understand it fully. It's okay. So he wrote it down. Let's look at it from Indian perspective, the same thing. How this back 400 years back, Sir Isaac Newton, we have the same thing in our Ishavasya Upanishad, which was written about 5,000 years back. Upanishad is a dialogue between Rishi and his Sishya. So Ishavasya Upanishad is the smallest of the Upanishad, where he speak about two things, Vidya and Avidya. And you need both to understand science. You cannot do science only with Vidya or Avidya. That is, with spirituality and scientific temper. You need both. That's what the whole Ishavasya Upanishad is all about. जो लोग अविद्या को चुनते हैं तो वो अंधेरे में जाते हैं, और जो लोग सिर्फ विद्या में भी रहते हैं वो और भी अधिक अंधेरे में रहते हैं. तो बोलते हैं कि इस उपनिषद में कि दोनों चाहिए, विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए, और जो दोनों को समझता है वो ही सच और सत्य के और चला जाता है. प्रकाश की ओर. So वही अंधेरे से बाहर आकर he goes to the light. Let's just do this with a small animation where you have the Indian type of spirituality here, beautifully, where the Rishi, Maharishi, they saw with their Drishtikon, this and modern way of science where you do it with the equipments. दोनों चाहिए हमें. इन दोनों का मिश्रण मिलजुल के हम विज्ञान को देखना अवश्य है.
आइजैक न्यूटन ने कहा, हमारा ईशावासी उपनिषद में ही वही लिखा है कि इफ यू हैव टू सी ट्रू लाइट, द ट्रूथ which is satya, beautiful, it's sundaram, and shivam with life, then science and spirituality have to hand in hand. That is the Vaigyanik Drishtikon of Bharat. That is what it has shared all over the world for millennia to come. क्योंकि आज भी वैज्ञानिक जो कॉस्मोस के बारे में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम जो देख पा रहे हैं और हम जो उसमें जो मैटर है जो दिखने में आ रहा है वो सिर्फ 4% का है, और बाकी 96% is not seen, it's not visible. तो वो कहाँ है? लेकिन है, दृष्टि के बाहर है लेकिन है। तो इसीलिए उसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए कोई और अलग दृष्टिकोण यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। दोनों का मिश्रण साथ में जाएंगे, then you will go to Satya. So this actually brings us to the end of this small session, and thought we can explain this to you in a very short, simple way about Bharat ka, hamara samudaya ka, or Indian civilizations, Vaigyanik Drishtikon. So it's a whole world of science that's come from India. India has been happy to share with the world, which we have been happy to share in this session with all of you. Thank you. Namaskar.